10+2 के सभी छात्रों को पुनः एक बार वेलकम है। जैसे पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था, हिंदी विषय के यूनिट 5 तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग छठे यूनिट में यानी सीरीज 6 में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कविताएं रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है। दोनों कविताओं के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यह बात जान लेंगे कि रघुवीर सहाय जी जो है, इनके बारे में छोटी सी जो जानकारियां हैं, इस जानकारियों को हम लोग पहले ले लेंगे। जैसे दोनों कविता आपका है, सबसे पहले क में दिया गया है कि तोड़ो और दूसरा है बसंत आया। तोड़ो और बसंत आया, इन दोनों कविता को यहाँ उल्लेखित करने का क्या उद्देश्य है रघुवीर सहाय जी का, इन सारी बातों को हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रघुवीर सहाय जी, जैसे रघुवीर सहाय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और उनकी संपूर्ण शिक्षा उसी लखनऊ के जगह पे ही संपूर्ण हुआ। जितनी शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण किया लखनऊ में ही ग्रहण किया। वहीं से उन्होंने 1951 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य से एमए की उपाधि लिए, एमए की डिग्री प्राप्त किए। इसके बाद रघुवीर सहाय पेशे से ऐसे तो पत्रकार थे, उनका मुख्य पेशा पत्रकार के रूप में था और शुरू में उन्होंने प्रतीक एक समाचार पत्र होता है, सहायक संपादक थे। तो प्रतीक समाचार पत्र के वे सहायक संपादक के रूप में भी कार्य करने का काम किया। इसके बाद वे आकाशवाणी के समाचार पत्र में जैसे समाचार विभाग है, उस विभाग से वे जुड़े रहे और कुछ समय के लिए यानी कुछ समय तक ही वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी, जिस पत्रिका का नाम आप जानेंगे कि कल्पना नाम का वो पत्रिका हुआ करता था। उस पत्रिका से वे जुड़े रहने का भी काम किए। इसके बाद वे कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन भी किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित, जैसे हम देखेंगे दूसरा सप्तक के रूप में, तो दूसरा सप्तक में संकलित भी किया गया है। इसके साथ कविता के अलावा अगर हम बातें करते हैं कि उन्होंने रचनात्मक और विवेचात्मक गद्य लिखने का भी कार्य किया है। उनके काव्य संसार में जो बातें आती है कि काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह, जो आत्मपरक अनुभव की बात आता है, तो उस अनुभवों की जगह जन जीवन की अनुभवों की जो रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है, वैसे रचनात्मक अभिव्यक्ति देखने के लिए बहुत ज्यादा वहां मिलता है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के यानी जो व्यापक सामाजिक संदर्भ हुआ करता है, वैसे संदर्भों के वे निरीक्षक और निरीक्षण, अनुभव और बोध की कविता को व्यक्त भी हम लोग के बीच में किए हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में जो काव्य की इन्होंने रचना किया है, तो इस काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग करने का भरपूर प्रयास किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी हुई कुछ बातें होती है। जो अखबार लिखा जाता है तो उसके भीतर दबी हुई कुछ छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती है जिनमें मानवीय पीड़ा निश्चित रूप से छुपी होती है और उसी छुपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का एक तरह से मुख्य दायित्व बन जाता है और उसी को इन्होंने अपने एक दायित्व बनाकर यहाँ कविता के रूप में कार्य करने का भी काम किया है। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने, जो काव्य दृष्टि है, तो इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही यहाँ रघुवीर सहाय जी ने अपनी नई काव्य भाषा का एक अलग ढंग से विकास करने का काम किया है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयास, यानी जो भी अनावश्यक शब्द होते हैं कविता के रूप में, तो वैसे शब्दों के वे अनावश्यक शब्दों के रूप में खासकर ऐसे कहा जा सकता है कि प्रयास पूर्वक वे हमेशा ऐसा किए हैं कि जो अनावश्यक शब्दों का वहां उल्लेख होता हो, वैसे अनावश्यक शब्दों का उल्लेख उन्होंने छोड़ने का काम किया है। इसके बाद रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ देखेंगे हम कि छंद में भी काव्य रचना की है। जीवनानुभवों के, यहाँ जीवन के मुख्य जो अनुभव की बात हो रही है, तो ऐसे जीवन के अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में जो कथा या वृतांत का आप देखेंगे कि जैसे कविता के रूप में उन्होंने कथा का या वृतांत का बहुत ज्यादा प्रयोग करने का भी काम किए हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों के रूप में हम देखेंगे कि जैसे काव्य कृतियों में जैसे है कि सीढ़ियों पर धूप में,
सीढ़ियों पर धूप में अगर हम बात करते हैं तो सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, इसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो, ऐसे करके इन्होंने जो काव्य कृति लिखा है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके बाद लोग भूल गए हैं, ऐसे ये 6 खंडों में रघुवीर सहाय की जो रचनावली है या रचनावली यहाँ प्रकाशित हुआ है, उन इस तरह से जिनमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित भी, ये 6 तरह की रचनावलियों में सभी रचनाएं जो है संकलित किया गया है। खासकर लोग भूल गए हैं, काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। यानी ऐसे एक प्रश्न हो सकता है आपके लिए कंपटीशन के दौर में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि लोग भूल गए हैं पे रघुवीर सहाय जी को दिया गया है। और इस तरह से अभी हम यहाँ देखेंगे कि बसंत आया, तो बसंत आया इस कविता का क्या उद्देश्य है, क्यों इन्होंने इस कविता को लिखा है कि बसंत आया, तो जिस पे हम बातें करेंगे कि बसंत आया जो कविता है, इस कविता में यानी यह कविता ही कहती है कि आज मनुष्य की प्रकृति से रिश्ता ही टूट गया है, मनुष्य जो है प्रकृति से बिल्कुल अलग हो गया है। जैसे अगर मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध रहता तो मनुष्य कई तरह के ऐसे असंभावित बीमारियों का वह शिकार नहीं होता। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं मनुष्य के सामने प्रकट हो रही है। प्रकृति जो है मनुष्य के कई चरणों में साथ नहीं देने का काम कर रही है। इसका मतलब है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में संबंध टूट गया है। इनकी कविता परिपूर्ण यहाँ पे समझ में आता है। और बसंत ऋतु का आना, ये तो आप सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। हम अनुभव के हिसाब से नहीं समझ सकते हैं, कैलेंडर के हिसाब से समझते हैं कि बसंत ऋतु अब आ गया है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभाव तक घटित होते रहते हैं। यानी आपके समझने का यहां तात्पर्य है कि ऋतु जो है कभी कभार ऐसा स्थिति आता है कि अपने हिसाब से परिवर्तित होता है, ऋतु के हिसाब से परिवर्तित होता है। नहीं तो आज के संदर्भ में यहाँ कवि का कहना है कि ऋतु जो है स्वभाव तो अपने आदत से कुछ अलग हो गए हैं, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ जैसे आप देखेंगे, हम ऐसे समझते हैं कि जब पत्ते झड़ते हैं कोपले फूटती है, पत्तों का झड़ना बसंत ऋतु का ही काम है। कोपले फूटती है, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, और इसके साथ साथ कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में जब झूमने लगते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती है। ऐसी घटनाएं जब घटित होती है, ऐसी क्रियाकलाप जब होते हैं, तो हमारी निगाहें उन पर नहीं जाती है, और खासकर हम निरपेक्ष होकर बने रह जाते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की जो आधुनिकता की बात है, आधुनिकता के जीवन जीने वाले इस शैली पर एक तरफ से व्यंग करने का काम किया इस कविता के माध्यम से, जो हम इस कविता में समझेंगे कि कवि ने कैसे व्यंग करने का काम किया है और कैसे मनुष्य के जीवन शैली पे व्यंग्यात्मक बातों को यहाँ पे प्रस्तुत किए हुए हैं। इस कविता की भाषा में जो जीवन की विडंबना छुपी हुई है, हम मानवों के जीवन की विडंबना किस प्रकार की है, प्रकृति में जो अंतरंगता की बात है, ऐसे अंतरंगता को यहाँ व्यक्त करने के लिए कवि ने खासकर यहाँ देशज शब्दों का भी कई जगह पे इस्तेमाल किया हुआ है। और देशज शब्दों में जैसे इसके क्रियाओं का भरपूर यहाँ प्रयोग करने का काम कवि ने किया है। अशोक का यहाँ देखेंगे जिक्र है, अशोक है, मदन महीना है, पंचमी है, नंदन वन है, जैसे परंपरा के रचे बसे जीवनानुभवों की भाषा में, यानी यहाँ जीवन के जिस तरह के भी अनुभव है, वैसे अनुभव की भाषा में इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा करने का काम भी यहाँ कवि ने करने का काम किया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी यहाँ पे सुंदर प्रयोग देखने के लिए मिल रहा है। तो आइए हम इस कविता को एक नजर देखते हैं कि इस कविता में जैसे कवि ने यहाँ जिक्र किया हुआ है कि कैसे मनुष्य के साथ वह एक तरह से व्यंग्यात्मक बात करने का प्रयास करते हैं, यहाँ किन किन रूपों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इस सारी बातों को एक नजर यहाँ हम रखते हैं। जैसे कह रहे हैं कवि यहाँ कि जैसे बहन दा कहती है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूक हुई। देख रहे हैं शब्दों को कि जैसे बहन दा कहती है, बहन दा जैसे ही कहती है कि ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, तरु यानी पेड़ होता है, जैसे यहाँ पे छायादार पेड़ अशोक का बात हो रहा है,
पर कोई चिड़िया कुहकी, यानी कुहकी का मतलब समझ रहे हैं, कुहुकना, चिड़िया के कुहुकने की आवाज। यानी कि जैसे अभी बताया गया आपको कि यहाँ खासकर कभी जो है देशज शब्दों का भी इस्तेमाल करने का काम किया है। तद्भव यानी कुकी जो है यहाँ तद्भव शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे। यानी कि यहाँ पे चुरमुराए यानी कि चरमराने की मतलब यहाँ पे है। कूकना का मतलब होता है कि चिड़ियों का जो स्वाभाविक आवाज होता है, यानी कूकना यहाँ तद्भव रूप जो आता है। तो इस तरह से चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर, सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, यानी कि यहाँ चुरमुराने की जो बात आ रही है कि चरमराने की आवाज आती है। और ऐसे चरमराने के ऊंचे तरवर से गिरे, जैसे लग रहा है कि ऊंचे तरवर यानी ऊंचे पेड़ों से गिरा। क्या गिरा? यहाँ बड़े बड़े पियराए पत्ते, बड़े बड़े पियराए पत्ते। पियराए पत्ते का मतलब समझ रहे हैं, जैसा शब्द है पियराना, यानी पीले रंग का पत्ता। तो बड़े बड़े पियराए पत्ते कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। खिली हुई हवा आई, खिड़की से आई चली गई। यानी इस तरह से यहाँ हवाएं आ रही है कि जैसे कोई 6 बजे ऐसा मौसम हो गया है कि कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। यहाँ खिली हुई हवा आई, खिड़की से आई चली गई। खिली हुई हवा आई, खिड़की से आई, खिड़की से आने, यानी कि यहाँ फिर हरी खिड़की की, यानी खिड़की का मतलब समझते हैं, एक ऐसा लकड़ी का खिलौना जो गोल गोल घूमता है उसको खिड़की कहा जाता है। जिसे हम देशज शब्दों में घिरनैया कहते हैं, घिरनैया समझते हैं। तो ऐसे खिड़की से आई यानी लकड़ी का खिलौना जो जमीन पर गोल गोल घूमने का काम करता है। तो वैसे वे गोल गोल घूमते हुए आई और आकर क्या हुई कि वे खिड़की से आई और चली गई, रुकी भी नहीं, चली गई। यानी हवाओं का आनंद उतना देर तक नहीं मिल पाया, वह आई और नाचते हुए क्या हुई, वापस चली गई। फिर यह कवि कह रहे हैं कि ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। यह मौसम का मिजाज, मौसम का हिसाब यह नहीं बता पाया, लेकिन फुटपाथ पर चलते चलते मुझे पता चला कि कल बसंत आया। जैसे यहां कवि ने स्पष्ट किया था कि कैलेंडरों के माध्यम से हम समझ पाते हैं, तो यहाँ कवि जो है फुटपाथ पे चलते चलते बसंत का अनुभव करते हैं। कैसे बसंत का अनुभव करते हैं? और यह कैलेंडर से मालूम था, या कवि को कैलेंडर से मालूम था कि बसंत आने वाला है। इस तरह से यह बसंत आ चुका है। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर से छुट्टी थी यह प्रमाण। यानी कवि जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अमुक दिन, इस अमुक दिन में अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। यानी मदन महीने का मतलब होता है यहाँ कवि के हिसाब से जो मदन महीना है कि कामदेव का वैसा महीना जिस महीने को हम बसंत कहते हैं उसको मदन महीना कहा जाता है। मदन महीना यानी कामदेव का वैसा महीना जिस महीने को बसंत नाम से जाना जाता है, मदन महीना कहा जाता है। और इस तरह से यहाँ अमुक दिन अमुक बार मदन महीना यानी कामदेव का महीना की होवेगी पंचमी, यानी जो बसंत पंचमी होता है उसी कामदेव यानी बसंत के महीने में पंचमी के दिन दफ्तर से मैं छुट्टी थी, यह था प्रमाण। यानी कवि को यह पता था कि दफ्तर में छुट्टी है, तो छुट्टी किस लिए है? तो बसंत पंचमी का छुट्टी था, क्योंकि बसंत पंचमी का छुट्टी होता है। इस तरह से कवि ने छुट्टी के हिसाब से समझ लिया कि बसंत आया हुआ है, लेकिन मौसम का मिजाज नहीं बता रहा है कि बसंत आया हुआ है। फिर यहाँ पे अगले पंक्ति में कवि यह स्पष्ट कर रहे हैं कि और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। यानी कि यहाँ कवि बता रहे हैं कि दहर दहर यानी धधक धधक कर जलेंगे। दहर दहर का मतलब होता है धधक धधक कर जलेंगे। ढाक यानी कि पलाश। ढाक का मतलब क्या होता है? यहाँ पलाश होता है। पलाश तो समझते हैं, तो पलाश जैसे है कि और
कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर कर दहकेंगे, कहीं ढाक के जंगल यानी कहीं पलाश के जो जंगल होंगे वे दहक दहक कर क्या करेंगे, जलेंगे, और आम बौर आएंगे, आम आएंगे, बौर आएंगे। तो हम समझ जाएंगे कि बसंत आ गया है। यह कवि का यह मिजाज है, कवि का यह सोच है कि तब हम समझ जाएंगे कि बसंत आ गया है। रस रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, रस रस गंध के से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन बन होवेंगे यशस्वी, वे नंदन बन होवेंगे यशस्वी। यानी कि नंदन बन का मतलब होता है कि वैसा बन जो आनंदमयी बन हो, जिसमें खुशियां ही खुशियां मिले। और इसके साथ यह जैसे हम कह सकते हैं आनंदाई वन का मतलब कि जैसे इंद्र का वन हम कह सकते हैं नंदन वन। नंदन वन का मतलब होता है कि इंद्र का वन। तो यहाँ पे है कि रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, यानी रंग से, रस से, उसके बाद गंध से, या लदे फंदे दूर के विदेश के, दूर के जो है विदेश के जो है, इस स्थिति में वे नंदन वन यानी इंद्र के वन होंगे यशस्वी। ये इंद्र का वन जो होगा यशस्वी हो जाएगा। और इस तरह से आगे कभी फिर यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे जो मधुमस्त होंगे। मधुमस्त तो समझते हैं, पुष्पों का जो रस पीकर मस्त हो जाता है उसको मधुमस्त कहा जाता है। यानी फूलों का रस पीकर जो मस्त हो जाता है, वैसे जीवों को हम मधुमस्त कह सकते हैं। तो यह मधुमस्त जो है पीक भौर, जिसे हम भौर भी कह सकते हैं, भौर फूलों का रस पीते हैं। तो पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। ये जो भी यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि आदि अपना क्या करेंगे कि कृतित्व करके अपने कार्य को दिखाकर यह हम लोगों के बीच में दिखाने का काम करेंगे। कैसे दिखाएंगे? यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, यही नहीं जाना था कि आज का नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। यह कवि को नहीं मालूम है। कवि कह रहे हैं कि यही मुझे नहीं मालूम था कि आज का मैं नगण्य दिन जानूंगा। और यह नगण्य दिन जैसे है कि जैसे बसंत आया है, तो इस तरह से कवि इस कविता के माध्यम से हम लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी चलती सड़क के किनारे, लाल बजरी से चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई और चली गई। आगे कवि जो ये सब वर्णन किए हैं, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कवि को यह पता चलता है कि कल मैंने जाना कि बसंत आ गया है, अमुक दिन अमुक बार मद महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी। या प्रमाण था कवि को कि दफ्तर में छुट्टी थी, तो हम समझ लिए कि बसंत आ चुका है। और कविताएं पढ़ते रहने से, जो कविताएं हैं इस कविताओं को पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन बन होवेंगे यशस्वी। और इस तरह से कवि जो है मधुमस्त पीक भौर आदि अपना कृतित्व दिखाएंगे, अभ्यास करके दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, मैंने जाना जैसे मैंने जाना कि बसंत आ गया। यह कवि जो है हम मानव को व्यंग करते हुए बता रहे हैं कि जैसे आज मैंने जान लिया कि बसंत आ गया है। और फिर यहाँ दूसरे कविता के रूप में यहाँ कवि दिखा रहे हैं, जैसे दूसरे कविता में आप देखेंगे कि यहाँ वर्णन किया गया दूसरे कविता में कि तोड़ो का संदर्भ यहाँ पे है कवि का। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कवि जो है तोड़ो के संदर्भ में हम लोगों को यह एक तरह की सूचना देना चाहते हैं, एक तरह हम लोग को स्पष्ट करना चाहते हैं कि तोड़ो उद्बोधन परक एक तरह से कविता है। और ऐसे उद्बोधन परक है, इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानों को या चट्टाने जो है, चट्टाने ऊसर और बंजर को तोड़कर या तोड़ने का आह्वान करते हैं कि जो ऊसर जगह है या बंजर जगह है, वैसे ऊसर और बंजर जगहों को तोड़ दें। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण एक तरह से प्रक्रिया मानी जाती है। और आरंभिक यानी शुरुआती और एक तरह से महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ कवि बता रहे हैं कि यहाँ कवि जो है विध्वंस के लिए नहीं उकसाते हैं, बल्कि
विध्वंस के अलावा वे हम लोगों को सृजन के लिए प्रेरित करने का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कविता का जो ऊपरी ढांचा यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सरल रूप दिया गया है और प्रकृति से मन की तुलना करते हुए यह कवि जो है इसको एक तरह से नया आयाम देने का काम कर रहे हैं। और यह बंजर प्रकृति में, बंजर जो है प्रकृति में है, तो मानव मन में भी बंजर का भाव तो देखने के लिए मिलता ही है। कभी मन में व्याप्त ऊब या खीज को भी तोड़ने की बात करते हैं कि अगर मन के अंदर भी ऊब हो या खीज हो तो उसको तोड़ डालिए, क्योंकि यह बंजर और परती जो जगह है इस जगह को ही तोड़ डालिए। और जो यहाँ कवि जो है उसे भी उर्वर बनाने की बात करते हैं, मन और मन की इच्छाओं को इसे उर्वर बनाने की बात करते हैं। मन के भीतर की ऊब सृजन जो है, सृजन में बाधक है, कभी सृजन का एक तरह से आकांक्षी भी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात यहाँ कवि के द्वारा किया जा रहा है कि वैसे इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ कवि जो है कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। इससे कविता का भाव और ज्यादा विस्तारित हम लोगों के बीच में नजर आता है कि कविता का भाव यहाँ पे और ज्यादा विस्तारित हो जाता है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे इस कविता के माध्यम से कि इस कविता में जैसे कवि के द्वारा जो वर्णन किया गया है, इस वर्णन में हम लोग देखेंगे कि जैसे लिखा गया है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये चट्टाने, ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। कभी यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ना है, तोड़ दो इसको, इसको तोड़ दो, ये पत्थर, ये चट्टाने हैं, ये पत्थर है, इसको तोड़ने का काम करो, ये झूठे बंधन है, इस बंधन को तोड़ने का काम करो। मन के अंदर भी अगर उसर है तो उसे तोड़ने का काम करो, क्योंकि सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती है दूब, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती है दूब, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है। कभी बता रहे हैं कि सुने हैं कि मिट्टी में रस है तभी तो उसमें दूब उगते हैं। दूब एक तरह का घास होता है, पौधा होता है जो छोटा पौधा का रूप होता है। तो इस तरह से सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती है दूब, अपने मन के मैदान पर व्यापी कैसी है उब, यानी अपने मन के अंदर भी अगर ऐसी उब है तो उसको भी तोड़ने का काम करो, लेकिन तोड़ो, क्योंकि आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बंजर तोड़ो, ये चलती पड़ती तोड़ो, आधे आधे गाने को तोड़ो, ये उसर बंजर जो उसर जमीन है, बंजर जमीन है, इसे तोड़ डालो और इसे उपजाऊ बना डालो। सब इस तरह से चलती पड़ती तोड़ो, ये चलती पड़ती जो है यानी वैसा पड़ती जमीन, चलती पड़ती का मतलब होता है कि जो अनुपजाऊ जमीन होता है जिसपे कोई उपज नहीं होता है उसे चलती पड़ती कहा जाता है। सब खेत बनाकर छोड़ो, वैसे पड़ती जमीन को भी खेत बनाकर छोड़ दो। तुम्हारे मन के अंदर जो व्याप्त अवधारणाएं है उसको भी हरियाली में लाकर छोड़ दो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पीसेगी बीज को, मिट्टी में रस होगा ही जब वो पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खोज को। यहाँ कभी कह रहे हैं कि मिट्टी में रस तो होगा ही, जो मिट्टी बीज को पोसेगी उसके अंदर तो रस होना ही है। हम अपने ऊपर क्या कर डालें, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खोज को। अगर मेरे मन के अंदर इस तरह की खोज है तो मन के अंदर की खोज को भी हम क्या कर डालें। हमारे अंदर भी रस हो सकता है जब हमारे अंदर इस तरह के बीज हो और इस तरह के पैदावार उत्पन्न करने की क्षमता हो। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, इस तरह से कभी कह रहे हैं कि ऐसे मत छोड़ो और ऐसे पड़ती जमीन को तोड़ो, मन के अंदर के पड़ती भावनाओं को तोड़ो, मन के अंदर कुंठित विचारधाराओं को तोड़ो और वैसे विचारों को तोड़ो जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल कुंठित होके घर कर गई है। वैसे विचारों को तोड़ दो और ऐसे तोड़ दो जैसे तुम पड़ती जमीन से जब उसे उर्वर पूर्ण बना सकते हो तो तुम अपने विचार को भी उर्वरता से परिपूर्ण कर दो। यह कवि का यही सोच है। तो इस तरह से आज का हम लोगों का यह दो कविता तोड़ो और पसंद आया, यह दोनों बातें समाप्त हुई। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।